Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions, and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. 9 महीने का सौदा एपिसोड 2। प्रिया अपने ऑफिस में अपनी क्यूबिकल केबिन में बैठी हुई थी। वो कंप्यूटर पर एक कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। ये एक सरोगेट मदर और एक कपल के बीच का था। ये कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए उसे वो दिन याद आया जब ये कपल ऑफिस में आए थे और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की बात कही थी। ये सुनकर उसे एक तरह से शॉक लगा था। उसके बॉस शर्मा सर ने उससे ही इस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड ड्राफ्टिंग करने को कहा था। उसने उस कपल से बात करके ड्राफ्टिंग की थी। वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हुए सोच रही थी कि कैसे कोई लड़की किसी और का बच्चा अपने अंदर पाल सकती है और फिर जन्म के बाद अपने बच्चे को किसी और को सौंप सकती है, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। उस दिन जब वो हॉस्टल वापस आई तो उसने मीरा को भी इस बारे में बताया। तुझे पता है मीरा, वो लड़की किसी और के बच्चे को अपने अंदर पाल लेगी और फिर जन्म के बाद उस कपल को दे देगी जस्ट फॉर मनी। यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिस इज वेरी नॉर्मल यार, तूने ये पहली बार सुना है इसलिए तुझे अजीब लग रहा है, पर आजकल सरोगेसी इनफर्टाइल लोगों के लिए पेरेंट्स बनने का बहुत कॉमन वे है। प्रिया को ये बात बहुत अजीब लगी थी। वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो सरोगेट मदर बनने वाली थी। उसे उस लड़की से सिंपैथी भी हो रही थी और ना जाने क्यों पर उसे उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कोई पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। और आज उसकी जिंदगी भी ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां वह भी पैसे कमाने के लिए यही कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। आज उसे समझ आ रहा था कि कोई किन सिचुएशन में इस तरह का काम करने पर मजबूर होता होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने के अगले ही दिन प्रिया को पता चला था कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। उस दिन के बाद से प्रिया के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और वो भी जल्द से जल्द, ताकि उसका परिवार इस सिचुएशन से बाहर आ सके। उसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट की बची हुई ड्राफ्टिंग पूरी कर रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो भी ऐसा ही कुछ करें। इस काम के लिए मिलने वाली फीस ने प्रिया को अट्रैक्ट किया था, और फिर इसमें कोई गलत या इल्लीगल काम तो करना नहीं था, बल्कि इससे दोनों पार्टी को बेनिफिट ही होना था। एक साइड उस कपल को बच्चा मिल जाएगा और मुझे इतना पैसा मिल जाएगा जिससे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा। उसमें उस इनफर्टिलिटी सेंटर का एड्रेस और नंबर भी था जहां से उस कपल ने पहले सरोगेट मदर से कांटेक्ट किया था। प्रिया ने उस नंबर और एड्रेस को नोट किया और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर इस बारे में पूछताछ की। कुछ जानना चाहती थी कि अगर वो किसी के लिए सरोगेट बनना चाहे तो उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा। इनफर्टिलिटी सेंटर से उसे पता चला कि इसके लिए उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें ये मेंशन करना होगा कि वह अपनी इच्छा से सरोगेट बनना चाहती है। साथ ही उसे एक फॉर्म भी भरना होगा जिसमें उसकी बेसिक डिटेल्स देनी थी। इसके बाद अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसे नेक्स्ट स्टेप पर फिर से इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर उसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जिससे उसकी फिटनेस के बारे में पता चलेगा कि वो एक बेबी को कैरी कर सकती है या नहीं। उसके बाद जब कोई रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कोई कपल सरोगेट चाहता होगा, तब उससे कांटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद की प्रोसेस तभी होगी। प्रिया ने सारी बातों को अच्छे से समझकर एप्लीकेशन लिख कर दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद भी वो बहुत कंफ्यूज थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या नहीं। फिर जब वो इनफर्टिलिटी सेंटर से वापस हॉस्टल आई तो बहुत थकी हुई थी। वो सीधे अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर के बाद मीरा उसके कमरे में आई। उसने उससे पूछा, प्रिया तू कब आई, मुझे बताया भी नहीं। मैं तेरा वेट कर रही थी। वो तो फर्स्ट फ्लोर वाली शालू ने बताया कि तू आ गई। क्या हुआ, लुकिंग वेरी टायर्ड। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया ने बेड पर लेटे ही कहा, हाँ यार, फीलिंग वेरी लो। मीरा ने उसकी चिंता करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड यार? ये कहते हुए उसके पास बैठ गईं। प्रिया ने भी उठकर बैठते हुए कहा, मीरा तुझसे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो बताना, किसी मुहूर्त का वेट कर रही है क्या? वो उसके ठीक सामने बैठ गई। प्रिया ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद मीरा ने हैरान होकर उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए। वो बेड से उठ खड़ी हुई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? तू जानती भी है कि तू क्या करके आई है? इस बार प्रिया ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है, वैसे इसमें गलत ही क्या है? मुझे बस एक बच्चे को कुछ महीनों तक अपने अंदर रखना है और फिर उसे उन्हें देना है, और इसके बदले में मुझे जितना पैसा मिलेगा वो मैं सोच भी नहीं सकती। मीरा ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, होश में आ प्रिया, तू ऐसा नहीं कर सकती है। दिस इज कंप्लीट क्रेजीनेस। प्रिया भी खड़े होते हुए बोली, आई नो इट्स क्रेजी बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तू ही बताना और कोई रास्ता है जहां से मुझे इतने पैसे मिल सके, वो भी इतनी जल्दी। मीरा बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी क्योंकि प्रिया उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, प्रिया डोंट बी स्टूपिड यार, मुझे पता है तुझे इस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू ऐसा कोई काम करे। प्रिया ने भी चढ़ते हुए कहा, मगर इसमें गलत ही क्या है? तू ही तो उस दिन बोल रही थी कि ये बहुत नॉर्मल बात है, इससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व हो जाएगी। गुस्से में चिल्लाते हुई मीरा साइड में रखी राइटिंग टेबल तक गई और फिर वापस प्रिया के पास आकर बोली, हाँ मैंने कहा था, मगर ये नहीं कहा था कि तू भी ऐसा कर। प्रिया ये काम तेरे लिए नहीं है, तू ये नहीं कर सकती। अब प्रिया को भी गुस्सा आने लगा था। क्यों नहीं कर सकती हूँ? अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ये बोल वो विंडो के पास जाकर हाथ बांधकर गुस्से से खड़ी हो गई। मीरा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचा, ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तभी इमोशनल होकर ऐसा डिसीजन ले रही है। मुझे इससे प्यार से समझाना होगा, वरना ये नहीं मानने वाली उल्टा मुझसे नाराज हो जाएगी। यही सोच वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, यार प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। तुझे अपनी जिंदगी का लगभग 1 साल देना होगा, और फिर तब तक अपने घरवालों को क्या कहेगी? बाकी लोगों को कैसे फेस करेगी? प्रेग्नेंट होने के बाद की सिचुएशन के बारे में तो कुछ नहीं जानती। अपना फुला हुआ पेट लेकर कैसे यहाँ वहाँ घूमेंगी? लोगों की बातों का क्या जवाब देगी इस बारे में? ठंडे दिमाग से सोचने के बाद प्रिया को उसकी बात ही सही लग रही थी। उसने इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचा था। इस समय वो बस इस काम से मिलने वाले पैसों के बारे में सोच रही थी। इसके लिए उसे क्या क्या फेस करना होगा, वो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। उसने कहा, देख यार, मुझे बाहर घूमने फिरने का ना तो इतना शौक है और ना ही जरूरत है, और वैसे भी ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। इसका मतलब है जब तक मेरी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा तब तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, तो मुझे कॉलेज में किसी को भी इस तरह से फेस नहीं करना पड़ेगा, और घर पर मैं कोई बहाना बना दूंगी कि मुझे जॉब मिल गई है। बस ऐसा ही कुछ।
इस पर मीरा ने कहा, मगर प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके बारे में भी तो कुछ आइडिया रखी। कितना मुश्किल टाइम होता है। तुझे रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा, कई सारे टेस्ट करने होंगे, और इतना सब होने के बाद जब बेबी होगा तो तुझे उसे किसी और को दे देना होगा, तो लाइफ में कभी भी उसे देख नहीं पाएगी। कैसे करेगी ये सब? ये सब आसान नहीं है प्रिया। आई नो यार, इट वोंट बी ईजी, बट दिस इज रियली अ बिग डील फॉर मी। और जब इतना अच्छा ऑफर हो तो थोड़ी तकलीफ तो सहन करनी ही होगी ना। बिना तकलीफ के कुछ नहीं मिलता ही। बच्चा किसी और को सौंपने की बात तो मुझे तो अभी वैसे भी बच्चा नहीं चाहिए। मेरे काम का एक हिस्सा होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा। ये मैं कर लूंगी। मुझे तो पहले दिन से ही पता होगा कि जन्म के बाद मुझे वो बच्चा किसी और को सौंप देना होगा। मीरा ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, देख प्रिया, तू सही से समझ नहीं रही है। चल ठीक है, माना तू सरोगेट मदर बन गई, मगर उसके बाद तेरी लाइफ का क्या होगा? क्या कोई तुझे ये सब जानने के बाद एक्सेप्ट करेगा? कौन सा लड़का तुझे ये सब जानने के बाद अपनाएगा? इस पर प्रिया ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मीरा, प्यार, शादी, लड़का, ये सब मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर मैं ये स्टेप नहीं लेती हूँ तो भी कभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना है। मीरा ने जोर देते हुए कहा, देख प्रिया, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दे सकती। मेरी बात मान, इसके लिए मना कर दे। प्रिया अब इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती थी। ना ही वो मीरा को समझा पा रही थी कि ये सब उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, शायद तेरी बात सही है, ये काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं कल ही वहां फोन करके अपना एप्लीकेशन वापस ले लूंगी, ठीक है? मीरा ने खुश होकर उसे गले लगाते हुए कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। उसने इस बारे में बहुत सोचा। जितना भी वो सोच रही थी, उसे ये काम बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, मगर इसके बदले में जो उसे मिलने वाला था, उसके सामने ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसे बहुत छोटी लग रही थी। बिना किसी रिस्क के कोई इतना पैसा आखिर क्यों देगा? थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही होगा। तो फिर उसने फैसला लिया कि वो अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लेगी, और आज उसकी एप्लीकेशन का जवाब आ गया था। उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी। अब उसे एक और फॉर्म फिल करके देना था, जिसके बाद उसका फुल मेडिकल चेकअप होने वाला था। उसने अपने ड्राफ्ट किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से फिर से पढ़ा और समझने की कोशिश की। उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन उसे नजर नहीं आ रही थी। एक बार उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसने अपना काम खत्म किया और हॉस्टल आ गई, जहां मीरा उसका वेट कर रही थी। मीरा ने देखा प्रिया के चेहरे से काफी थकावट लग रही थी। उसने थोड़ा झल्ला कर कहा, तू भी ना यार, ये नेहा हर बार तुझे अपनी जगह फंसा कर चली जाती है, और तू है कि उसे मना भी नहीं करती। ये हर 2-3 हफ्ते में उसे क्या काम आ जाता है? प्रिया ने बैठते हुए कहा, छोड़ना यार, कुछ नहीं। अच्छा चल कुछ खा कर आते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीरा और प्रिया खाना खाकर वापस होटल आ गए। दोनों अगले दिन के पेपर के लिए पढ़ाई कर रही थी। बेड पर किताबें और नोट्स का ढेर लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद अचानक मीरा ने उससे पूछा, प्रिया, तूने क्या सोचा है? प्रिया अपने मुंह में पेंसिल दबाए कुछ नोट्स पढ़ रही थी। मीरा के सवाल से वो चौंक गई। उसने अपने मुंह से पेंसिल निकालकर हैरानी से पूछा, किस बारे में क्या सोचा है? तुझे जो मेल आया है उसके बारे में। इस पर प्रिया ने उससे कहा, मुझे ये करना ही होगा बेबी। इसके अलावा अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि रातों रात मेरी कोई लॉटरी लग जाए। मीरा ने इसके बाद इस बारे में कुछ भी नहीं कहा।
दोनों फिर से पढ़ाई करने लगी। अगले दिन एग्जाम देने के बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स होकर कॉलेज से बाहर निकली। पेपर के बारे में डिस्कस करते हुए दोनों हॉस्टल वापस आ गई। फिर दोनों ने हॉस्टल मेस में खाना खाया और अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर के बाद मीरा सोने का बहाना कहकर अपने बेड पर चली गई। प्रिया भी बेड पर लेट गई। वो अपना मोबाइल चेक कर रही थी। उसने देखा इनफर्टिलिटी सेंटर से उसे एक मेल आया हुआ था। उसमें एक फॉर्म का लिंक था। प्रिया ने उसे ओपन करके देखा। ये बहुत बड़ा फॉर्म था जिसमें उसकी सारी डिटेल्स पूछी हुई थी। उसकी हाइट, वेट, उसे किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, उसे कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई, कभी उसे कोई और बीमारी जैसे बीपी, शुगर वगैरह तो नहीं है। वो बड़े ध्यान से सब कुछ पढ़ती जा रही थी। आगे उस फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनके जवाब देते समय वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी, जैसे वो मैरिड हैं या अनमैरिड, क्या कभी उसके किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रही है, क्या वो पहले कभी प्रेग्नेंट हुई है या उसका कभी अबॉर्शन हुआ है। उसने इन सब सवालों के जवाब में नो लिखा पूरा फॉर्म भरने में लगभग उसे 1 घंटा लग गया था। फिर उसने एक बार पूरे फॉर्म को चेक किया और उसे सेंड कर दिया। थोड़ी देर के बाद इनफर्टिलिटी सेंटर से एक और मेल आया जिसमें लिखा था कि उसका फॉर्म रिसीव हो गया है और उसे कुछ दिनों में मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। उसे अब थोड़ी घबराहट हो रही थी। यही सब सोचते सोचते ही वो सो गई। अगला पूरा वीक एग्जाम के लिए पढ़ाई और एग्जाम देने में बीत गया। वो इनफर्टिलिटी सेंटर के अगले मेल का वेट कर रही थी। फ्राइडे इवनिंग को वो और मीरा अपने हॉस्टल रूम में बैठकर लेटेस्ट गाने सुन रहे थे। उनके इंटरनल एग्जाम्स भी अब खत्म हो गए थे और अगले 2 दिन उनकी छुट्टी थी। प्रिया अपनी आंखें बंद किए एक गाना सुन रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कॉल इनफर्टिलिटी सेंटर से था। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।